13 अक्टूबर 1972 का दिन यूरुग्वे के मोंटेविडियो एयरपोर्ट पर एक छोटा सा जहाज फेयरचाइल्ड FH-227D उड़ान भरने के लिए तैयार था। इसमें 45 लोग सवार थे। ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब की रग्बी टीम के 19 खिलाड़ी, उनके दोस्त, परिवार वाले और 5 क्रू मेंबर्स। सब खुश थे, हंसी मजाक हो रहा था। उन्हें चिले में एक मैच खेलना था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि यह फ्लाइट उनके लिए मौत का ट्रैप बनने वाली है। मौसम इतना खराब था कि उन्हें एक रात अर्जेंटीना के मेंडोजा में रुकना पड़ा। अगली दोपहर जब मौसम थोड़ा ठीक हुआ, पायलट ने उड़ान भरी। पायलट कर्नल जूलियो फेराडास एक तजुर्बेकार पायलट थे, लेकिन एंडीज के पहाड़ों की हवाएं और उनके नीचे छुपी मौत को समझने में उनसे एक भयंकर गलती हुई। एंडीज के पहाड़ों के बीच उड़ते वक्त क्लाउड्स इतने घने थे कि पायलट को जमीन नहीं दिख रही थी। रेडियो नेविगेशन पर भरोसा करते हुए पायलट को लगा कि वो क्यूरे को पार कर चुके हैं। उन्होंने सैंटियागो की तरफ प्लेन को मोड़ दिया और नीचे उतरना शुरू किया, लेकिन वो अभी भी पहाड़ों के बीच में थे। जब बादल हटे तो उनके सामने मौत खड़ी थी। प्लेन का विंग पहाड़ की चोटी से टकराया और कटकर अलग हो गया। दूसरा विंग भी गया। प्लेन का पिछला हिस्सा, टेल, उखड़कर पीछे गिर गया। जो फ्यूजलाज, प्लेन की बॉडी, बची थी, वो किसी बर्फ की स्लाइड की तरह पहाड़ से नीचे की तरफ 200 माइल्स पर आवर की स्पीड से फिसलने लगी। सीट बेल्ट ने लोगों को सीट में जकड़े रखा था, लेकिन इम्पैक्ट इतना जोर का था कि सीट्स उखड़कर आगे की तरफ धंस गईं। कई लोग वहीं दबकर मर गए। जब प्लेन रुका तो चारों तरफ सन्नाटा था और फिर शुरू हुई रोने और चीखने की आवाजें। 45 में से 12 लोग उसी वक्त मर चुके थे। डॉक्टर रोबर्टो कैनेसा और गुस्तावो जर्बिनो, जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे, उन्होंने तुरंत लोगों की मदद करना शुरू की, लेकिन उनके पास न दवा थी न एनेस्थीसिया। उन्हें टूटे हुए हाथ पैर बिना किसी सहारे के ठीक करने पड़े। पहली रात किसी जहन्नुम से कम नहीं थी। प्लेन का पिछला हिस्सा खुला था, वहां से बर्फीली हवाएं अंदर आ रही थीं। उन्होंने सूटकेसेस और सीट्स की मदद से एक दीवार बनाई ताकि ठंड को रोका जा सके। लोग ठंड से कांप रहे थे, एक दूसरे पर पेशाब तक करने को तैयार थे ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके। अगली सुबह तक 5 और लोग दम तोड़ चुके थे। अब शुरू हुआ इंतजार। उन्हें लगा कि रेस्क्यू टीम आती ही होगी। उन्होंने प्लेन के फ्यूजलाज पर SOS लिखने की कोशिश की, लेकिन उनके पास इतना सामान नहीं था कि वो ऊपर से दिख सके। पास में खाने के लिए सिर्फ 8 चॉकलेट बार्स, 1 टिन मसल्स और थोड़ी सी वाइन थी। 28 लोगों के लिए ये कुछ भी नहीं था। उन्होंने बर्फ पिघलाकर पानी पीना शुरू किया, लेकिन पेट की आग उन्हें अंदर से खा रही थी। 11वें दिन उन्हें प्लेन में मिले एक छोटे से रेडियो पर खबर मिली। रेडियो पर अनाउंसर ने कहा, एंडीज में फ्लाइट 571 का सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। अब उन्हें मरा हुआ मान लिया गया है। इमेजिन कीजिए उस पल को जब पूरी दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया हो। लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे। तब निकोलिच नाम के एक लड़के ने कहा, यह अच्छी खबर है, क्योंकि अब हमें पता है कि हमें खुद को खुद ही बचाना होगा। भूख अब इतनी बढ़ गई थी कि सर्वाइवर्स की बॉडीज अपना ही मसल टिश्यू खाने लगी थीं। वहां बर्फ के सिवा कुछ नहीं था। तब एक मीटिंग हुई। सब ने एक दूसरे से कहा, अगर मैं मर गया तो तुम मेरी बॉडी को खा लेना ताकि तुम जिंदा रह सको। यह फैसला लेना आसान नहीं था। कुछ लोग धर्म का वास्ता दे रहे थे, कुछ को उल्टियां हो रही थीं, लेकिन मौत सामने खड़ी थी। उन्हें अपने ही दोस्तों, अपने ही भाइयों का मांस खाना पड़ा। वो उसे धूप में सुखाते थे ताकि वो थोड़ा खाने लायक बन सके, लेकिन कुदरत को शायद अभी और तकलीफ देनी थी। 29 अक्टूबर की रात जब सब सो रहे थे, एक एवलांच यानी बर्फ का तूफान आया। मिनटों में पूरा फ्यूसलाज बर्फ से भर गया। सब जमीन के अंदर दफन हो गए। नैंडो पराडो ने बर्फ के बीच एक छोटा सा छेद बनाया ताकि ऑक्सीजन आ सके। 3 दिन तक वो उसी बर्फ की कब्र में रहे। जब वो बाहर निकले तो 8 और लोग मर चुके थे, जिनमें निकोलिच भी शामिल था, जिसने उम्मीद जगाई थी। अब बचे थे सिर्फ 16 लोग। उन्होंने फैसला किया कि अब इंतजार मौत है। उन्हें पहाड़ पार करके चिले जाना होगा। उन्होंने प्लेन की इंसुलेशन से एक स्लीपिंग बैग बनाया ताकि पहाड़ों पर रातों को ठंड से बचा जा सके। नैंडो पराडो, रोबर्टो कैनेसा और विजिंतिन ने चढ़ाई शुरू की। विजिंतिन को बाद में वापस भेज दिया गया क्योंकि खाना कम था। नैंडो और रोबर्टो ने 10 दिन तक उन ऊंचे पहाड़ों को पार किया। उनके पास न जूते थे न ऑक्सीजन। हर कदम पर उन्हें लगता था कि ये उनका आखिरी कदम है। 10वें दिन उन्हें एक नदी दिखी। नदी के उस पार एक इंसान दिखा, सर्जियो कटालान। नैंडो ने एक कागज पर सब कुछ लिखकर पत्थर से बांधकर नदी के पार फेंका। सर्जियो ने वो पढ़ा और तुरंत मदद के लिए दौड़ा। 22 दिसंबर 1972।
हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ ने उन बाकी बचे सर्वाइवर्स के कानों में नई जिंदगी भर दी। जब वो रेस्क्यू हुए तो उनका वजन आधा हो चुका था। उनके चेहरे पहचाने नहीं जा रहे थे। जब दुनिया को पता चला कि वो कैसे जिंदा रहे तो शुरुआत में उन्हें काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला, लेकिन बाद में कैथोलिक चर्च ने भी इसे सर्वाइवल एक्ट कहा और उन्हें माफ़ी दी।